डॉक्टर राजकिशोर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, पीजी स्टडी सेंटर, आरबी कॉलेज, दलसिंहसराय, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी, दरभंगा। आज जो हम लोग की ऑनलाइन क्लास है वो है पीजी सेमेस्टर सेकेंड के स्टूडेंट के लिए। पेपर का नाम है CC9 कॉन्टेम्परेरी इंडिया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समकालीन भारत में निर्जातीय तथा क्षेत्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में जनजातियों के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया गया है, समानार्थक, जैसे जनजाति, आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति। ये चारों शब्द मानव शास्त्रियों के द्वारा जनजातियों के लिए समान अर्थों में प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं जो टर्म मैंने यूज किया है वो सभी कहीं न कहीं समान है। जनजाति या ट्राइब, ट्राइब मीन्स क्या होता है? जनजाति। जनजातीय ट्राइब्स का सामान्यतः अर्थ है कि वे जातियाँ जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, उड़ीसा में आदिवासी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी पाए जाते हैं, झारखंड में आदिवासी पाए जाते हैं, एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं। इनका अपना स्वयं शासन होता है। जनजातीय समुदाय का अपना स्वयं शासन होता है। एक बाहर संसार की भौतिक संस्कृतियों से दूर होते हैं। बाहरी संस्कृतियों में शहर की चमक दमक से दूर होते हैं। भले अब मतलब कि मेन स्ट्रीम में लोग आ रहे हैं। भारत के संविधान में इनके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के विशाल खंड में जो विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, लगभग वे सभी अनुसूचित जनजाति में शामिल की गई है, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के बाहर थे तथा सदियों से उपेक्षित तथा पीड़ित थे। संविधान की धारा 366 की उपधारा 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे जनजातियां या जनजातीय समुदाय जो भारत में निवास करते हैं, या ऐसी जनजातियों के हिस्से या समूह जिन्हें धारा 342 के तहत संविधान के प्रयोजन हेतु अनुसूचित जनजातियां माना जाता है, राष्ट्रपति को भारत के संविधान की धारा 342 के खंड 1 के अंतर्गत विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। और 1950 के आदेश के अनुसार दूसरे 12 जनजातियों के अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है तथा किसी समूह की वही नहीं, किसी समूह की पृथकता, पिछड़ापन तथा सांस्कृतिक विशेषता जैसी विशेषताओं को रखा गया है और उनको अनुसूची में शामिल करने को या अनुसूची में शामिल करने को दिशा निर्देशित किया गया कि उनको अनुसूची में शामिल किया जाए। इन विशेषताओं या विशेषताओं के साथ कानूनी तथा राजनीतिक अर्थों में आज भी उपेक्षित है और कुछ वैसे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो आज भी छूटे हुए हैं, जिनको शामिल नहीं किया गया। और समय समय पर लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा द्वारा अन्य समूहों को भी अनुसूची में शामिल किया जाता रहा। अनुसूचित जनजातियों की अपनी समस्याएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इन समस्याओं के गर्भ से ही आंदोलन के बीज समय समय पर फूटते रहे हैं तथा व्यापक रूप धारण कर रहे हैं। पिछले 150 से 200 वर्षों से जनजातियों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में बाह्य संपर्क के कारण अनेक परिवर्तन आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमें अनेक आंदोलनों का जन्म भी हुआ। भारतीय जनजातियों में हुए आंदोलनों का उल्लेख
क्षेत्र जनजाति यानी रीजनल ट्राइबल आंदोलन के उद्देश्य आदि के आधार पर किया जा सकता है। भारत में अधिकतर आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर होते रहे हैं। क्षेत्रीय आधार पर जनजातियों के आंदोलनों का हम आगे उल्लेख करेंगे। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों के आंदोलन में इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां नागा, खासी, मिजो, मिकीर, कुकी, कचारी, डफला आदि हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र की जनजातियों में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना अधिक रही है। यहाँ की जनजातियों की भौगोलिक एवं मानव शास्त्रीय पृष्ठभूमि समान होते हुए भी सांस्कृतिक तथा भाषाई विशेषताएं भिन्न भिन्न है। एक दूसरे से एक पूरी तरह भिन्न। अगर हम उड़ीसा का आदिवासी देखें या फिर छत्तीसगढ़ का आदिवासी देखें तो दोनों बिल्कुल मतलब उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्नता है, उनकी मान्यताओं में थोड़ी भिन्नता है। ठीक है, कुल मिलाकर वो आदिवासी जनजाति हैं। ठीक है, और इनकी एक समान विशेषता जो है वो है भारतीय जीवन की मुख्य धारा से अलग रहकर अपनी संस्कृति एवं राजनीतिक स्वायत्तता की मांग। राजनीतिक स्वायत्तता एवं नागा राष्ट्रवाद के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं। नागालैंड आप जानते हैं कि उत्तरी पूर्वी भारत में है। नागा राष्ट्रीय परिषद, असम हिल ट्राइब यूनियन, ईस्टर्न यूनियन ट्राइबल यूनियन, ऑल पार्टी हिल काउंसिल आदि ने स्वायत्तता की मांग को तीव्र किया है। इसके लिए उन्होंने कई बार हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ आदि का भी सहारा लिया है। कई बार तो चीन तथा पाकिस्तान ने इन्हें भड़काया है, चोरी छिपे अस्त्र शस्त्र तथा पैसा भी दिया है। इनकी समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के लिए अशोक मेहता आयोग, पाटस्कर कमीशन तथा प्रकाश पीस मिशन ने प्रयास किए हैं। इन आंदोलनों के फलस्वरूप ही फरवरी 1961 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में पूर्ण राज्य का उन्हें दर्जा दिया गया। संसद ने उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तथा जनवरी 1972 में मेघालय राज्य की सरकार के रुख को देखते हुए उन्हें भी मुख्य धारा में होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जितने भी जनजातीय आंदोलन नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी भारत में हुए उनमें से कुछ का उद्देश्य सकारात्मक और निर्माणकारी रहा है, किंतु कुछ का संगठित विरोध एवं विद्रोह का रहा। जनजातियों ने आ तो अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ मिला लिया या अपने आप अपने साथ अच्छा बर्ताव करने एवं पृथक राज्य के मांग के बीच झूलती रही। आज उनमें अपनी गिरी हुई आर्थिक एवं सामाजिक दशा के प्रति निरंतर जागरूकता में वृद्धि हो रही है। समकालीन भारत में जनजाति असंतोष के लिए विद्वानों ने पृथक सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखने की इच्छा एवं कृषि संबंधी कारकों को प्रमुख मानते हुए विद्वानों ने इनकी दशा पर अपनी चिंता जताई है और जिसके लिए सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किए हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि असम तथा पूर्वी पहाड़ी राज्यों की अपनी समस्याएं हैं। पहाड़ी राज्यों के जो आदिवासी हैं उनकी अपनी समस्याएं, सरकार के सहयोगी रूप के बावजूद भी वहाँ की जनजातियों में असंतोष व्याप्त है। सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, इसलिए उनमें आज भी असंतोष व्याप्त है। असंतोष समाप्त नहीं हुई है। छोटा नागपुर पहाड़ी हम ले लें जो झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार,
छोटानागपुर पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियों ने पृथक राज्य झारखंड की मांग की तथा सरकार को उनके आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और अंततः परिणाम क्या हुआ? झारखंड आंदोलन चला। किस लिए? झारखंड राज्य बनाने के लिए। और अंत में झारखंड राज्य को क्रिएट किया गया, निर्माण किया गया। सन 1960 में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की जनजातियों ने भी पृथक राज्य की मांग की तथा अंततः नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की जनजातियों ने भी पृथक राज्य की मांग की, जिसे गोंडवाना राज्य का दर्जा दिया जाना था। वीर एवं प्रसिद्ध जनजाति भीलों ने भी पास्ट में यानी भूतकाल में स्वायत्त शासन की मांग की। इसी तरह दक्षिणी गुजरात की जनजातियों ने भी पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन किए हैं। सन 1962 के महाराष्ट्र के भंडारा जिले की जनजातियों ने भी स्वायत्तता की मांग उठाई। तो इस तरह देखते हैं कि भारत के हर एक कोने से, या तो मध्य प्रदेश हो यानी मध्य भारत हो, या तो उत्तर पूर्वी भारत हो, या गुजरात जैसे राज्य में पश्चिम भारत हो, हर एक जगह जनजातियों ने स्वायत्तता की मांग उठाई कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुए नक्सलवादी आंदोलन ने भी भारतीय जनजातियों के असंतोष को नई दिशा दी है। कुछ विद्वानों ने श्रीकाकुलम, जो आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जिला है, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला, जहाँ विद्वानों ने वहाँ पर कार्य किया है और उन्होंने माना है कि भारतीय जनजातियों के असंतोष को दूर करने के लिए एक नई पहल होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ विद्वानों ने रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि वहाँ के प्रशासन को सुधारा जाए। कुशल प्रशासन का अभाव, राज्य एवं केंद्र द्वारा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति उपेक्षा, पुलिस की उदासीनता, अफसरों द्वारा शोषण या अधिकारियों द्वारा शोषण, जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा न करना, उनकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना, अवैधानिक रूप से लगान की वसूली, जनजातियों की भूमि को गैर कानूनी रूप से छीनना यानी कब्जा जमाना, भूस्वामियों एवं व्यापारियों द्वारा कृषि एवं वन उपज को जनजातियों से ठग लेना तथा गैर जनजाति राजनेताओं द्वारा जनजातियों का शोषण आदि को उत्तरदायी माना है। स्वतंत्रता के बाद के जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व जनजाति के शिक्षित लोगों से आया। अभी हाल का उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों का आंदोलन मुख्यतः शिक्षित जनजातियों के एक सीमित अंतरंग समूह की पहल तथा उनके हित की उपज है। ऐसा नहीं कि जो ट्राइबल है वो मतलब कि ग्राउंड लेवल से ये कर रहे, नहीं, उसका नेतृत्व भी एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ समूह ही कर रहा है। और अभिजन नेताओं तथा जनजाति के अभिजनों के बीच हितों और विचारों को लेकर अगर देखें तो काफ़ी गैप है। जो जनजाति लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो एलिट है, उनका जो इंटरेस्ट है और आम जनजाति के बीच जो इंटरेस्ट है, दोनों में अंतर है। तेलंगाना आंदोलन, वर्ली आंदोलन, शाहदा, भूमि सेना, नक्सलवादी तथा पारदी जैसे कुछ जनजातीय आंदोलनों का नेतृत्व विभिन्न राजनीतिक समूहों के गैर जनजातीय लोगों में से आया है। इसी के साथ आम जनजातीय लोगों में स्थानीय नेतृत्व भी उभर कर आया है, जो बड़े छोटे लेवल पर है। धुलिया क्षेत्र में अमर सिंह तथा थाना में कालूराम इसके ज्वलंत उदाहरण बने हैं पिछले आंदोलनों में।
नस्लवादी आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन जैसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे बंगाल में हम नक्सलवादी आंदोलन को ले सकते हैं, झारखंड में नक्सलवादी आंदोलन को ले सकते हैं, तेलंगाना जो आज आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बनी है वहाँ भी नक्सलवादी आंदोलन ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में ले सकते हैं, जहाँ कुछ पार्टियों ने समर्थन भी किया है, जैसे CPI हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, भारत का साम्यवादी दल हो गया, मार्क्सवादी लेनिनवादी जिसको हम लोग माले के रूप में जानते हैं, नहीं तथा पारदी सत्याग्रह में समाजवादी दल ने जनजातीय आंदोलनों के उद्देश्य तथा कार्यक्रमों को निश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और वो आंदोलन को प्रोत्साहित करने में ज़्यादा योगदान दिए हैं। पिछले दशकों में गैर दलीय संगठनों जैसे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, गुजरात में दीसा और कई अन्य संगठनों ने आदिवासियों के लामबंदीकरण में सक्रिय भूमिका अदा की है। जनजातीय आंदोलनों का उपयुक्त अध्ययन हम करें तो हम पाते हैं कि उनकी उग्रता बहुत ज़्यादा है और तभी आंदोलन किए हैं जब उनके साथ ज़्यादा भेदभाव हुआ है, उनके साथ पिछले सदियों से शोषण उत्पीड़न होते रहा। पहले और अभी तक के आंदोलनों में, आज़ादी के बाद की बात करें, आज़ादी के पहले का आदिवासी आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं समकालीन भारत में 1947 के बाद की। पहले और अभी तक के आंदोलनों में जनजातियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्रकृति धीरे धीरे बदलती जा रही है। जो उनकी डिमांड है उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। इनके मुद्दों की प्रकृति के बीच बड़ी पतली रेखा है तथा वह भी धीरे धीरे धूमिल पड़ती जा रही है। जैसे जैसे ये लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तथा जनजातीय से कृषक एवं अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में अनुभव लेकर बनते जा रहे हैं, ये लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं। अतः उनके संघर्ष को पर्यावरणात्मक संघर्षों का एक हिस्सा माना जाता है। बहुत से पर्यावरण आंदोलन चले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को पहुँचाया जा रहा है पर्यावरण नीति के तहत। इसलिए वे पर्यावरण आंदोलन में मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। जैसे मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप समझ सकते हैं कि वहाँ आदिवासियों को विस्थापित किए जाने की प्लान थी। वहाँ एक नर्मदा डैम बनाने की प्लान थी जिससे आदिवासियों का जंगल ज़मीन जो उनकी विरासत है वो छीन जाती। इसलिए पर्यावरण आंदोलन में वे भूमिका निभाते हैं और निभा रहे हैं। ठीक, जहाँ भी अगर पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में कोई नई योजना निर्माण करती है तो कहीं न कहीं आदिवासियों को प्रभावित करते हैं। भले ही बाद में चल कर के आदिवासियों को इससे लाभ होगा, उनको रोजगार भी मिल सकता है, उनको कई तरह की लाभ मिल सकती है, पर तत्काल में उनको कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। इसलिए वो पर्यावरण आंदोलन में भाग लेते हैं। अब आज उनको हम पर्यावरण आंदोलन के एक हिस्सा के रूप में देख सकते हैं। पहले के जनजातीय आंदोलन के मुद्दे भूमि तथा जंगल के अधिकारों पर केंद्रित थे, पर पिछले कुछ दशकों से पहचान तथा निर्जातिता के अन्य मुद्दों पर आधिकारिक रूप से जोर दिया जा रहा है। वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में घुसते नजर आ रहे हैं। वो भी अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कि अगर उपयुक्त आंदोलन का अगर विस्तार से हम लोग अवलोकन करें तो जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष, आर्थिक शोषण, जनजातियों का संस्कृतिकरण का भाव, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार के असफल प्रयास, निधनता, अज्ञानता, जनजातियों के लिए विशेष रूप से जो योजनाएं बनाई गई है उसको सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन का अभाव, उनका भौगोलिक अलगाव,
क्योंकि वो एकांतवासी हैं, वो ज़्यादा लोगों से, बाहरी लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। समय समय पर जनजातीय लोगों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा बनाई गई समितियों के महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने के असफल प्रयास स्थानीय प्रशासन द्वारा भी, राज्य प्रशासन द्वारा भी और केंद्र द्वारा भी भूमि तथा उनके जो वन्य इलाके हैं, भूमि तथा वनों से उनकी बेदखली, ऋणग्रस्तता, जनजातीय लोग स्वभाव से सीधे साधे होते हैं, उनको किसी तरह ऋण में फंसा दिया जाता है, फिर उनकी पूरी ज़मीन हड़प ली जाती है, उनके परिवार को भी बख्शा नहीं जाता है। इन सब कारणों की वजह से जनजातीय लोगों में विद्रोह की भावना बढ़ती गई तथा वे पृथक क्षेत्र एवं अधिकारों को पालन के लिए आंदोलन शुरू किए, जिसे हम समकालीन भारत में निर्जातीय तथा आदिवासी आंदोलन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह आज़ादी के पहले से, अगर थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाए, भले मुझे सिलेबस में पढ़ना है केवल समकालीन भारत में आदिवासी आंदोलन, अगर थोड़ा सा हम आज़ादी के पूर्व की बात करें तो हम देखेंगे कि आदिवासी आंदोलन आज़ादी के पहले भी होती रही है। मुंडा विद्रोह, कोल आंदोलन, भूमिज विद्रोह, ये सब आदिवासियों द्वारा किए गए आंदोलन हैं, पर उनको राजनीतिक पार्टी की उतनी समर्थन नहीं मिली जितनी आज़ादी के बाद उनको मिली। और आज़ादी के बाद वे भारत सरकार से कुछ और ज़्यादा अपेक्षा करना शुरू कर दिए, पर उस अपेक्षा के अनुरूप उनको उतना सम्मान अधिकार नहीं मिला, भले ही संविधान द्वारा उनको दी गई थी, और इसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी। और ये उत्तर पूर्व के जनजातीय लोग, मध्य प्रदेश के जनजातीय लोग, छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोग, महाराष्ट्र के जनजातीय लोग आज भी लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह, पर आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ कहीं न कहीं पर आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत की आज़ादी का पूर्व का आदिवासी आंदोलन, मैं चाहता हूं कि कुछ आप उसके बारे में थोड़ा जानें, उसके बाद आप शुरुआत करें कि हमारे आज़ादी के बाद में जो जिन आंदोलनों का नाम मैंने लिया है अपने इस क्लास में, उसको देखें तो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भारतीय इतिहास के आप छात्र हैं, इतिहास में हमेशा कहीं न कहीं निरंतरता बनी रहती है। तो आप अगर आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि में जाना होगा। क्या जो आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि के मुद्दे थे, क्या वो मुद्दे आज़ादी के बाद भी रहे या उनके मुद्दों में बदलाव आया, उनकी मांगों में बदलाव आया, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरह आप अच्छे आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना करके। औपनिवेशिक शासन के पूर्व का आप कुछ विद्रोहों का ले लें, ज़्यादा नहीं, 3-4 आंदोलनों को आप ले लें, और उसके बाद आज़ादी के बाद इंडिया आफ्टर 1947, आज़ादी के बाद के भारत का आंदोलनों को लें, तो उसमें आप कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।